ओम शांति। सादर वंदन। परम आदरणीय सुदेश दीदी, परम आदरणीय चंद्रिका दीदी, इस व्यासपीठ पर आज विराजमान अत्यंत सुशोभित महानुभाव, आप सबको मेरा सादर वंदन और इस प्रांगण में उपस्थित आप सब प्रतिभागियों को भी मेरा सादर वंदन। ईश्वर की अनुकंपा और बड़ों के आशीर्वाद से ही ऐसे पल आते हैं जब हम अपने ऑफिस से निकलकर किसी ऐसी जगह आते हैं जहां पुण्य आत्माओं से आपका साक्षात्कार होता है। मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ कि कुछ एनर्जीज़ हैं जो आपको कनेक्ट करती हैं और उसी एनर्जी के कनेक्शन के स्वरूप आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैं आप सबकी हृदय से आभारी हूँ कि आपने ये अवसर दिया। मैं दो बातों से आज की बात शुरू करूंगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि विश्व की सारी समस्याओं का हल सिर्फ कला में है। आज 8 दिन हो गए और पूरा अहमदाबाद उदास है, और ये मैं कह नहीं रही हूँ, ये मैं हकीकत बता रही हूँ। हम जहाँ भी जाते हैं, जिनसे भी मिल रहे हैं, हमारी खुशी कहीं गुम हो गई है। वो खाली प्लेन नहीं था जो गिरा था, वो जीवन गिरा था। और मैं ऐसा मानती हूँ, अब जो भी आए, जांच का रिजल्ट तो कुछ भी आएगा, वो कागज़ पे लिखने की बात है। मैं ऐसा मानती हूँ कि वहाँ भाव खत्म हो गए थे, इसलिए ये दुर्घटना हुई। इंजन फेल कैसे हो सकता है? पेट्रोल का तापमान गर्म कैसे हो सकता है? मशीन काम करना बंद कैसे कर सकती है? यानी कहीं ना कहीं उस मशीन, उस यंत्र के साथ मेरा भाव टूट गया, तो मैंने उसकी देखरेख नहीं की, और क्योंकि भाव टूट गया इसलिए मशीन भी टूट गई। यतो हस्तो ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावः, यतो भावः ततो रसः, ऐसा कहा गया है। जहाँ हाथ है, अगर हमारी दृष्टि उससे अलग है तो हाथ भी गलती करेगा और दृष्टि भी गलती करेगी। ये तो दृष्टि ततो मनः, जहाँ दृष्टि है वहाँ मन नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो फिर दृष्टि भी गलत हो जाएगी और मन भी उससे विलग हो जाएगा। यतो मनः ततो भावः, अगर मन और भाव एक होकर एक जगह नहीं है तो सब बिखर जाएगा। और यतो भावः ततो रसः, ऐसा कहा गया कि नाट्य में क्या होता है, कला में क्या होता है? तो अभिनव गुप्त इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जो लोक में है वही नाट्य में है, जो संसार में है वही नाट्य में है, उससे बाहर नाट्य कुछ दिखा नहीं सकता। लेकिन फिर आगे भी कहते हैं एक चीज है जो लोक में नहीं है लेकिन नाट्य में है, और कहते हैं नाट्य ही रसः न तु लोकः, रस सिर्फ नाट्य में है, रस लोक में नहीं है। और इस बात का उदाहरण मैं कालिदास के एक छोटे से उदाहरण से दूंगी, लेकिन उससे पहले दूसरा उदाहरण। 4-5 दिन हुए इस दुर्घटना के, उसके बाद मैं अपने बेटे से बात कर रही थी। बेटा अकेला जर्मनी में रहता है, बहुत तेज गाड़ी चलाता है, माँ हूँ, डर लगता रहता है। उस दिन भी ड्राइव कर रहा था, मैंने कहा स्पीड बताओ, तो गुस्सा आ गया उसे, बोला नहीं बताऊंगा। मैंने कहा इसका पक्का मतलब है तुम तेज चला रहे हो? बोला तेज क्या होता है, आपके लिए तेज है, यहाँ नॉर्मल है। और वो थोड़ा गुस्से में बोला। मैंने कहा एक काम कर ना, जरा कांच नीचे कर और ये जो गुस्सा है इसको बाहर फेंक दे अपने हाईवे पे, और आराम से हंस के ड्राइव कर। बोला मैं गाड़ी चलाते हुए हाईवे पे कुछ नहीं फेंकता, मैं गंदगी नहीं करता। मैंने कहा डर मत, ये बायोडिग्रेडेबल है, इससे तेरा हाईवे गंदा नहीं होगा। और वो हंस पड़ा। क्या हम हंसाना जानते हैं? क्या हम हंसना जानते हैं? क्या हम मन को शांत करना जानते हैं? कालिदास के उदाहरण की मैंने बात की। कालिदास जैसा कोई नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ।
मैं आज भी जब थक जाती हूँ, कहीं कोई प्रेशर है, कहीं कोई झगड़ा है, कहीं विद्यार्थियों का समूह है, कहीं नारेबाजी है, तो यकीन मानिए मेरी आज भी टेबल पर भी, घर पर भी और मेरे बेडसाइड पर भी समग्र कालिदास रखा हुआ है। मैं कोई भी पन्ना खोल के पढ़ने लग जाती हूँ और सब भूल जाती हूँ। कालिदास का एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसका एक दृश्य है और दृश्य यह है कि शकुंतला की अभी अभी शादी हुई है, नव विवाहिता है, नवयोड़ा है, और एक स्टेज है, स्टेज कण्व ऋषि का है। ऋषि का आश्रम जैसा होता है ऐसा ही स्टेज है, इधर कुटी है, इधर वन है, इधर कोई हिरन दौड़ रहे हैं, कमल खिले हैं, बड़ा सुंदर स्टेज है, बड़ा सुंदर कण्व आश्रम स्टेज पर सजा दिया है। उसके एक कोने में शकुंतला बैठी हैं और उस कोने में जो बैठी हैं तो हाथ में एक कलम की डंडी है, एक पत्र है और उस पर कुछ लिख रही हैं। दूसरी तरफ से एक एंट्री होती है और वो एंट्री हो रही है, दर्शक बैठे हैं सामने और ये दर्शक हर युग में बैठे हैं। जब से कालिदास ने ये नाटक लिखा है तब से ये नाटक दर्शक ही देखते हैं, वो दर्शक बदलते आए हैं, कालिदास का नाटक नहीं बदला। दर्शक बैठे हैं और एक एंट्री होती है, दर्शकों को पता नहीं कौन आया, कोई साधु वेश में आया है और वहां से आके कहता है, भो पुत्री नीर आने, अरे पुत्री मुझे थोड़ा पानी दे दे, पानी पिला दे। पुत्री की अभी अभी शादी हुई है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, वो तो एक पत्र लिख रही है, वो पत्र लिख रही है, उसने कुछ सुना नहीं, कोई और सुन लेगा, दे देगा। कण्व की पुत्री है, बहुत सारी सखियां हैं, ऋषि कुमार हैं, कोई खाली आश्रम थोड़ी है, नहीं देती। अब वो थोड़ा और आगे आते हैं और जो दर्शक बैठा है अभी तक तो आराम से देख रहा था, बड़े एंजॉय कर रहा था इसको, नाटक को, जैसे ही वो थोड़ा आगे आते हैं दर्शक सजग हो जाता है, ये तो मान ही नहीं रहे, तो और आगे आ गए, थोड़ा जोर से बोलते हैं, भो पुत्री स्वस्ति स्वस्ति नीर आने। पुत्री तो फिर भी नहीं सुनती, वो तो पत्र ही लिख रही है। वो श्रृंगार रस चल रहा है और यहाँ पहले शांत रस था, शांत से रस थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, कहाँ जा रहा है पता नहीं, थोड़ा उच्च आवाज में बोलते हैं तो अब जो दर्शक है, जो आराम से सीट पे बैठा था, थोड़ा आगे आ जाता है और ज्यादा अपने आप को तान लेता है। दर्शक एकाकार हो रहा है, जो हो रहा है मंच पे उससे। पुत्री तो अभी भी नहीं सुनती, तो बेचारी अपने मगन में है, कौन क्या, ठीक है ले लो पानी, बहुत कुछ है। ऋषि और आगे आते हैं और जोर से बोलते हैं, तू कहाँ ध्यान मग्न है, तूने देखा नहीं दुर्वासा आए हैं। और जैसे ही दुर्वासा बोलते हैं सारा प्रेक्षक गृह अपनी सीट के किनारे पे आ जाता है। ये क्या हो रहा है, डरने लगता है। यहाँ रौद्र है और वहां भय है। जो श्रृंगार रस का परिप्रेक्ष्य था, एक सेकंड में कितने रस चेंज हो गए, कुछ चेंज नहीं हुआ, वही सीन चल रहा है, वही सेटिंग है, वही कलाकार हैं, कुछ भी बदला नहीं है। लेकिन जो प्रेक्षक चैन से श्रृंगार रस देख रहे थे, अब वो भय में आ गए और जो यहाँ ऋषि हैं वो रौद्र में बढ़ते जा रहे हैं और बिल्कुल उसके पास पहुंच के बोलते हैं जोर से, तुझसे अंतिम बार कहता हूं मुझे पानी पिला दे। और दर्शक कांप रहा है, वो चाहे तो उठ के दौड़ के पानी दे दे, इतना उसमें ओ जा रहा है, पर दर्शक की अपनी मर्यादा है, वो यहां से यहां नहीं आ सकता, वो कुछ भी चाहे। और ये श्रृंगार रस में डूबी कन्या और रौद्र रूप में ऋषि जैसे ही यह बोलते हैं कि तू जिसके ध्यान मग्न ये पत्र लिख रही है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि वो तुझे भूल जाएगा, वो जो दर्शक है वो रोने लग जाता है, करुण रस में आ जाता है। एक ही सीन में कितने रस कालिदास ले आए, एक ही सीन में, वही दो पात्र और तीसरा पात्र दर्शक। यकीन कीजिए हर युग का दर्शक इस दृश्य पे रोया है और हर युग का दर्शक शिव का धनुष टूटते ही खुश हुआ है। कला वो है जो अभिनव गुप्त कहते हैं लोक में नहीं है,
पर रस कला में है। सिर्फ कला ही वो रस दे सकती है, और क्योंकि कला रस दे सकती है इसलिए कला भावों को परिवर्तित कर सकती है। और इसीलिए हमारे यहाँ चारण गीत हुए हैं, हमारे यहाँ शौर्य गीत हुए, हमारे यहाँ अनेकों तरह की ऐसी परंपराएं चली गीतों की कि जो मुश्किल से मुश्किल विज्ञान के ग्रंथ भी हैं वो भी छंदों में लिखे गए, वो भी काव्य में लिखे गए। और काव्य भी कैसा, जो गणित से युक्त है, उसकी मात्राएं, उसके छंद, उसकी ताल, उसकी लय सीमित है, बद्ध है। तो हम जो गीता पाठ करते हैं उसका भी, उसकी पहली शर्त है कि आपको संगीत का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वो गीत है। जब पहली बार व्यास गणपति के पास गए और कहा, ब्रह्मा ने निर्देशित किया है कि मेरा ये जो ब्लूप्रिंट है महाभारत का, ये सिर्फ आप ही लिख सकते हैं, उस समय गणपति ने एक शर्त लिखी कि मैं तब तक लिखूंगा जब तक आप बोलेंगे, जिस समय आप बोलना बंद कर देंगे मैं फिर उठ जाऊंगा। तो व्यास ने भी एक शर्त रखी, बोले ठीक है, लेकिन आपको भी जो मैं बोलूंगा उसके जितने संभावित अर्थ हैं उनका ज्ञान जब तक ना हो जाए तब तक आप लिखेंगे नहीं। और इस तरह से जब तक गणपति एक श्लोक लिखते थे, व्यास 6-7 श्लोकों की रचना कर लेते थे। गणपति तर्क हैं, बुद्धि हैं, अर्थ हैं, और व्यास भाव हैं, राग हैं, लय हैं। जब तक इनका मिश्रण नहीं होता तब तक कला नहीं बनती, और जब तक कला नहीं बनती तब तक, जिसे हम कहें, जीवन एकदम विरक्त रहता है। बहुत सी परंपराएं हैं, मुझे ज़्यादा नहीं कहना, मैं समाप्ति की तरफ आ रही हूँ। मगर हम सिर्फ कलाओं से नहीं छूटे, हम अपने इतिहास से भी छूटे हैं। अभी मैं देख रही थी, कला म्यूज़ियम देख रही थी, और भी जगह देखा, सोमनाथ का मंदिर देखा। 1803 में एक युद्ध हुआ। वो युद्ध एक 15 साल के बच्चे ने, जो राजा था, उसने शेरशाह से किया, जो अफगानिस्तान का राजा था। ये बच्चा पंजाब का राजा था, महाराजा रणजीत सिंह के नाम से हम जानते हैं, मात्र 15 वर्ष का। उस बच्चे ने उस राजा को जीत लिया और एक संधि की। अब क्योंकि अंग्रेज तब तक आ गए थे तो ट्रिपार्टाइट संधि हुई, त्रिपक्षीय संधि। उस संधि की पहली शर्त वो राजा लिखवाता है कि 800 साल पहले तुम्हारे पूर्वज जो मेरे सोमनाथ के दरवाजे लूट के ले गए हैं उन्हें वापस करो। पंजाब का राजा सोमनाथ के दरवाजे को अफगानिस्तान से मांग रहा है। ना व्हाट्सएप था, ना न्यूज़पेपर था, ना टेलीफोन्स था, कहाँ से सुना उसने? हम कहते हैं भारत एक नहीं है, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। व्हाट रबिश आर वी टॉकिंग? हमारी एकता हमारी संस्कृति है, और वो लेकर माना वो दरवाजे जो आज भी अकाल तख्त की ड्योढ़ी में लगे हुए हैं। दूसरी शर्त रखता है कि आपके यहाँ जो भी आए और हमारा कोहिनूर हीरा लूट के ले गए वो वापस करो। और वसीयत में लिख के जाता है जिस दिन ये कोहिनूर हीरा आ जाए उसे उसे जगन्नाथपुरी के मेरे भगवान के मस्तक पर रख देना। अब पंजाब के राजा को उड़ीसा से क्या काम था? क्यों लिखवा रहा था? क्योंकि उससे 150 साल पहले जब गोविंद गुरु ने एक आह्वान दिया कि मुझे धर्म की रक्षा के लिए बस 5 लोग दे दो, 5 प्यारे, तो जो पहला हाथ उठा वो एक उड़िया का था। ये बच्चा उस उड़िया को श्रद्धांजलि देता है और कहता है वो कोहिनूर हीरा जगन्नाथ भगवान के माथे पर रखना। हम किस तरफ जा रहे हैं?
हम किताबी बातों में इतने उलझ गए हैं कि हमें तो ये भी याद नहीं। आज मैं जगह जगह जाती हूँ, लोग कहते हैं आप सस्टेनेबिलिटी का एक डिपार्टमेंट खड़ा कर दीजिए, आप कुछ ऑर्गेनिक खेती की बात कराइए, आप बच्चों को नेचुरल फार्मिंग सिखाइए। और मैं कहती हूँ सिखाइए, हम तो बचपन से पढ़ते आए हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ का मूल ही कृषि है, जिसके कृषि उत्पाद से हम 32% की जीडीपी रखते थे। उस देश के किसान को आज हम किसानी सिखाएंगे? जिस देश में आज जब नवरात्रि मनाते हैं हम एक घड़ा लाते हैं, घड़े में मिट्टी डालते हैं, उसमें छेद करते हैं, पानी डालते हैं, नया बीज बोते हैं, उस पर अखंड दिया जलाते हैं। सो आर्टिफिशियली वी आर क्रिएटिंग दैट एटमॉस्फेयर जो जमीन के अंदर बीज बोने पे होता है। 9 दिन तक वो दिया जलता है, पानी पड़ता है, बीज उगता है, जिसे हम नौरता कहते हैं, नौरात। ये हमारी इंडिजिनस सॉइल टेस्टिंग सिस्टम हर घर में होती थी। हर घर ये देखता था इस बार कितना उगेगा, और 10वें दिन वो हम घड़ा उठा के मंदिर में दे के आते हैं। जो हमारा डाटा कलेक्शन सेंटर होता था तो वहाँ ये देखा जाता था इस गांव से आए घड़ों में इतनी उपज हुई, इसमें नहीं हुई, इसमें कम हुई। हम तो प्रिडिक्टिव इकोनॉमी वाले लोग हैं। हम राजा को 6 महीने पहले बता देते थे अनाज कैसा होगा, और राजा भी आने वाले साल का टैक्सेशन उसके ऊपर अनाउंस करता था। इतना साइंटिफिक जो देश है, उस देश के किसान को हम सिखाएंगे कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है? पर आज सिखानी पड़ती है, क्योंकि हम ये भी भूल गए कि बस 40 साल पहले तक ये देश, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी लाल गेहूं खाने पर मजबूर हुए थे। 1947 में जब देश बटा तो सिर्फ देश नहीं बटा था, सिर्फ लोग नहीं बटे थे, हमारी सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन हमसे छिन गई पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान में। सबसे उपजाऊ जमीन। 10 साल में हमने नतीजा देखा कि देश में भूखमरी हो गई। हमारे प्रधानमंत्री तक को एक वक्त का उपवास करना पड़ा। उनके साथ पूरे देश ने उपवास किया, और जब भीख मांगने निकले तो जो गेहूं मिला उसके बोरे पर लिखा होता था, दिस क्रॉप इज बोर्न फॉर द पिग्स, सुअरों के लिए उगाया गया अनाज हमने खाया। लेकिन फिर क्या जरूरत थी? हरित क्रांति की। इसलिए केमिकल्स डाले जमीन में, ताकि एक साल में 2 की बजाय 4 फसलें निकाल सके। आज जब हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, हम वापस चले जाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में। कोई मत सिखाए, हमें मत बताइए सस्टेनेबिलिटी क्या होती है। ये पश्चिमी किताबें, ये पश्चिमी ज्ञान, ये पश्चिमी जो इतना सूक्ष्म, नैरोड, माइक्रो दृष्टि रखने वाला ज्ञान है, हमारा भला नहीं कर सकता। इसलिए मैं भी बजिद हूं, सस्टेनेबिलिटी की जो परिभाषा आपकी है वो डिपार्टमेंट नहीं खुलेगा। हम इतनी बड़ी बड़ी बातें आज स्टार्टअप की करते हैं, इनोवेशन की करते हैं। क्या है स्टार्टअप? आप हमें बताएंगे? आज उस स्टार्टअप में पूछिए 5 साल बाद कितने बंद हो जाते हैं, कितने बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े, वो इतनी बड़ी चेन, मैं नाम नहीं लूंगी, उस चेन के मालिक ने, स्टार्टअप के ने आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि ये जो मॉडल आया है ना स्टार्टअप का, एक बच्चा वही विचार करे, वही मॉडल बनाए, वही मार्केटिंग करे, वही ब्रांडिंग करे, वही फाइनेंस देखे, वही समझाए, वही बेचे। हमारा मॉडल देखिए, एक बच्चे को दुकान खोलनी होती थी तो माँ के घर का सोना गिरवी रखा जाता था, माँ पैसे देती थी, पिताजी दरी लाते थे, चाचा जी पंखा लगाते थे, दोपहर को भाई आके लंच के टाइम बैठ के कहता था तू खाना खा, तब तक दुकान मैं देखता हूँ। और अगर वो फेल हो जाती थी तो हम बिजनेस चेंज कर देते थे, नहीं चला दूसरा खोल लिया। आज स्टार्टअप वाले बच्चे का बिजनेस फेल हो तो शर्म से किसी से बात नहीं कर सकता। हमारे मॉडल्स बहुत सस्टेनेबल हैं। क्यों? क्योंकि उसके धरातल में कला है। हर सुबह परिवार में संगीत गूंजता है, चाहे किसी भी फॉर्म में गूंजता हो, वो आरती हो, वो भजन हो, वो इंस्ट्रूमेंटल हो। हम जुड़े हैं, हम एक तार बोलते हैं, हम एक आत्म बोलते हैं। मुझे यहाँ बहुत विषयांतर नहीं करना था, पर मैं भावनाओं में विषयांतर में चली गई। लेकिन मूल में जो कला है
उस कला का जो राग है वो तो वियोग से ही आया है। हम कहते हैं विभक्त होकर ही भक्त हो सकते हैं, तो भक्ति के लिए पहले जुड़ना ज़रूरी है, फिर विभक्त होना आवश्यक है, फिर हम भक्ति करें। लेकिन कला अपने मूल में रखकर उसका जो मूल्य उद्देश्य है, और मूल्य उद्देश्य है शांति, उस 3 लोक की शांति के साथ यदि हम कला को पहचानें तो आई एम श्योर हम सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद।